मुझे मेरा अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। Why? Because I'm too good. बताओ ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है देश छोड़ने का? मेरी आवाज तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हम मर जाएं, मिट जाएं। ये किस तरह की कश्मकश रहती है, कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिराना। घर वाले क्या बुलाते थे? छोटू। छोटू। अच्छा, रंगोली बड़ी हैं, आप छोटे हैं? मैं तो... छोटी, हाँ छोटी बेटी। पर अक्षत तो उससे भी छोटा है, तो उसको छोटू नहीं बोलते? तो मेरे बाद हुआ ना, उनको क्या पता एक और होगा। आप जब कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? हमारे अपने ओपिनियन से ज्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। किन से? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी। और डू यू रिग्रेट योर स्टेटमेंट? नहीं, आई डोंट रिग्रेट माय स्टेटमेंट। डू यू बिलीव दैट दे वर? आप पता है क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। आई एम जजिंग यू मोर देन यू जजिंग मी। प्लीज डू दैट मैम। हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जज करते हैं, पर एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। वहाँ दलित महिला का रेप हुआ था। तो फिर पार्टी ने क्यों कहा कि इस पे मत बोलिए जब आप सच बोल रही थी? तो क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित, वो गरीब भी है ना। पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। अक्टूबर 2013 में आपने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। जब आप 17 साल के होते हैं तो रेप पार्टीज में कूद जाते हैं, ये जानने के लिए वहाँ क्या होता है। सितंबर 2020 हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। एडिक्ट तो नहीं मैंने कहा होगा। मैम, आई एम कोटिंग वर्बेटम, एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं है, इसीलिए मैं महीना, साल और पब्लिकेशन। आप एक्सप्लोर करना, क्या है दुनिया, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है। यू गेटिंग इट ना? अब मैं बहुत समझदार हूँ। Are you getting it? हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि कंगना को डांट पड़ी, उनको थ्रेटन्ड फील हो रहा है आपकी हिमाचल पॉलिटिक्स में प्रेजेंस से। पता नहीं आपके कैसे दोस्त आपने रखे हुए हैं हिमाचल में। मेरे दोस्त नहीं हैं, दोस्त तो आपके हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं। डिपेंड करता है आपके दोस्त कौन है। विस्तारित मुस्कान बता रही है सब कुछ। अगर हम भी एक दूसरे से किसी तरह का बैर और द्वेष करने लग जाएंगे कि ये मेरे पापा की है, ये मेरी दादी की है, ये मेरे, तो हम और उनमें फिर फर्क ही क्या रह गया? नहीं, ये डबल तंज है, एक आपके विपक्षियों पर, एक पार्टी के भीतर आपके विपक्षियों पर। अरे देखिए, जैसे परसेप्शन ना वैसे आप हर एक इंटरप्रिटेशन पे भी तो डिपेंड करता है। मुझे ये कहा जाता था, यू आर टू गुड एन एक्ट्रेस, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कौन कहता था ये? ऐसा मुझे एक बहुत बड़े हीरो ने भी कहा हुआ है। उस टाइम में मैंने एक फिल्म करी क्वीन, वो आई कब? 2014 में। 2014 में वो फिल्म ऐसी आई जैसे कि मानो एक सैलाब हो गया हो। और हमारे नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी, चाय वाला। जब मैं इंग्लैंड से आई तो यहाँ बहुत गरीबी देखा, ऐसे लोग थे हर जगह, हर फील्ड में थे। मेरी जिंदगी, मुझे आजादी 2014 में मिली है। अच्छा, दैट्स व्हाट यू मेंट? यस, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर ईमानदार इंसान को इस देश ने निकाला दिया है 2014 से पहले। यूपीए सरकार ने आपको विवश किया देश छोड़ने के लिए? बाबा, छोटा मत बनाइए मेरी बात। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये चीज। व्हेन यू आर सेइंग कि देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थे, क्या था ऐसा? आप जानते हैं ना, अमेरिका में सारे भारतीय डॉक्टर लीड करते हैं। हमारे पास अभी इतने एम्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। एक सिस्टम है, करप्ट सिस्टम था वो। पर एम्स में तो अभी भी डॉक्टरों की कमी है। तो 10 साल ही है ना, कितने प्रोड्यूस करेंगे? पर एम्स बनाए तो करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे हम। अगर उस टाइम स्वतंत्रता नहीं मिली होती, स्वतंत्रता सेनानी बन जाती। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि तब लोगों को छोड़ना पड़ा। इटालियन सरकार आप कह रही हैं, यूपीए सरकार। लेकिन तब थोड़ा ना अमेरिका का नेतृत्व तो भारतीय लोग कर रहे थे। तभी तो कहते 14 में हम आजाद हुए, सुनना ही नहीं चाहते। आप आजाद हुई हैं। हम लोग 1947 में हो गए थे जी। Brought to you by ITIL।
नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप बैठकी है जिसमें आज की मेहमान हैं 4 बार की नेशनल अवार्ड विजेता, पद्मश्री से सम्मानित और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और मंडी लोकसभा से सांसद, जिनकी इमरजेंसी नाम की फिल्म आ रही है जिसमें वो लीड एक्ट्रेस भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, ऐसी कंगना रनौत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप अपनी फिल्म इमरजेंसी का प्रमोशन कर रही हैं जो मेरे ख्याल से 6 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। कैसे विचार आया इस फिल्म का, आइडिया के लेवल पे, एग्जीक्यूशन के लेवल पे, इसके बारे में बताएं। मेरा दिमाग थोड़ा सा नेशनलिस्टिक, मेरी जो पहले भी फिल्म मैंने डायरेक्ट की, को डायरेक्ट की थी, मणिकर्णिका, झांसी की रानी, तो मुझे कोई लिमिटेड स्टोरीज जो हैं वो ऐसे उत्सुक नहीं करती हैं। मैं हमेशा जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी और इमोशन और सेंटिमेंट को ढूंढती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि जैसे मणिकर्णिका में मुझे ये लगा कि एक इंसान और राष्ट्र के प्रति क्या उसका प्रेम होता होगा, क्योंकि हमारी जो सारी सेंसेस हैं वो हमें अलग अलग तरह के प्रेम के बारे में इंट्रोड्यूस करें, खाने को लेके, चाहे कपड़ों से, चाहे इंसान को इंसान से, हर तरीके का प्रेम हमें पता चलता है। पर राष्ट्र के लिए क्या वो प्रेम होता है जिसको लेके आप हर हद पार कर जाए, अपनी जान की भी इच्छा ना करें। तो उस तरह का मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत मन था। इसमें जो है, इसमें मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जो है पॉलिटिकल लोगों को ना बड़ा जनरलाइज करते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आते हैं और खासकर फिल्मों में तो उनको बहुत टिपिकल एक दिखाते हैं। तो जब मिसेस गांधी का आप नाम सोचते हैं तो एक ऐसी फिगर आपके दिमाग में आती है हु इज इक्वली लव्ड एंड हेटेड, हु इज इक्वली, शी वाज सो पॉपुलर एंड शी इज लव्ड एंड शी इज हेटेड। वो भी वीडियो हैं जहाँ पे उनको अभिनव चंडी, दुर्गा, इंदिरा 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 इस तरह का मतलब एक अवतार माना जाता था। और वो भी आप देखेंगे इजिली कि लोग जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी तस्वीरों को, उनको हाँ, उनकी तरफ थ्रो कर रहे हैं रैली में। हाँ, जी, मतलब एक टाइम तो ऐसा था, अगर देख के लगता है कि अगर उनके हाथ आगे जनता के तो शायद लिंच कर देंगे, इतना नफरत। तो ये जो हमारे देश की जो जनता है, और खासकर हम अपने आसपास भी देखते हैं, जनता और लीडर के बीच में ये किस तरह की कश्मकश रहती है। कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिराना। इनफैक्ट इन हर ऑटोबायोग्राफी शी सेड कि आई कैन नेवर ट्रस्ट मासेस, कभी तो सर पे उठाते हैं, कभी तो नीचे गिराते हैं। तो उन्होंने जनता को ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। तो ये जो एक तरह से मेरा ये मानना है कि ये भी प्यार ही है, लेकिन जनता और लीडर के बीच में किस तरह का एक पैशनेट, जुनूनी ये प्यार है कि वो उसको प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं, कि ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। मैंने कहा यार इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, इस प्यार पे, इस मोहब्बत पे एक फिल्म बननी चाहिए। इंटरेस्टिंग। रितेश शाह ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है जी। कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक रही, जैसे पुपुल जयकर की बायोग्राफी बड़ी मशहूर है, कैथरीन फ्रैंक की भी, या इमरजेंसी पे बहुत सारी किताबें हैं, तो रेफरेंस मटेरियल किस तरह, कुछ ऐसा रहा कि एक दो किताबें फोकस करना, या इन जनरल स्टोरी मेरी है। अच्छा, हाँ, मैंने एक भाग उठाया है कि मुझे इस भाग पे कंसंट्रेट करना है। वो क्या है टाइम फ्रेम यही है कि हाउ शी इज स्ट्रगलिंग टू बी अ लीडर। 1969 के स्प्लिट के बाद से है। दिस इज फ्रॉम हर फर्स्ट टर्म, द फिल्म बिगिंस फ्रॉम हर फर्स्ट टर्म, Feb 66. Yes, her being as a prime minister for the first time till her last day. तो उसका जो सीड है इमरजेंसी का, हाउ फार इट गोज एंड हाउ फार वो जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पूरे को कल्मिनेट करती हुई ये कहानी है। तो कहानी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दौर के जो हैं वो इवेंट हुए उसी की है। क्या उसमें एक ह्यूमन इमोशंस ने, एक ह्यूमन साइकी ने, एक सत्ता और पावर की इस केमिस्ट्री ने क्या ऐसे इस तरह के माहौल बनाए कि वो काम हुआ, उसकी कहानी है। तो आई थिंक ये तो एक बड़ा इंडिविजुअल जो हुआ है वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो कहानी है वो एक बड़ी इंडिविजुअल, एक रियलिटी, वास्तविकता होती है वो कहानी, वो एक इंडिविजुअल वास्तव। मुझे लगा कि मुझे ये कहनी चाहिए। हम लोगों ने जैसे ट्रेलर देखा, बड़ा इंट्रीगिंग सा लगा, पर फिर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग के मन में आया कि अच्छा इसमें क्या ये भी दिखाया गया होगा। तो मैं जैसे शाह कमीशन के बारे में दिखाया गया है क्या? नहीं। जस्टिस खन्ना वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी थी? नहीं, लाइक आई सेड कि
मिसेस गांधीज लाइफ इज सो वास्ट। जी आप देखिए वो स्वतंत्रता संग्राम में भी हाँ और खासकर द इंसेप्शन ऑफ कांग्रेस, उसके जो मोतीलाल नेहरू हैं, जी उनका जो आनंद भवन है, जो उनका घर था, वो पार्टी हेडक्वार्टर्स था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट पार्टी हेडक्वार्टर। तो वहां पे वो तो उनका एक खानदानी घर है ना, तो उसमें वो काम करने जाती थी। तो वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। तो कहानी तो बहुत वास्ट है, लेकिन मुझे एक हिस्सा उठाना था, और कौन सा उठाना था, कितना उठाना था, दैट आई ओनली यूज दैट चंक विच इज कॉन्सिक्वेंशियल टू इमरजेंसी, और जिसके रेपरकशंस जो हैं, रिपल इफेक्ट जो के उसके एंड तक कब तक चले, वो हिस्सा उतना। आप के हम जब पिछले बयान देखते हैं तो उसमें एक बयान पे मेरी नज़र गई जिससे हमें लगा कि हाउ स्ट्रांगली यू फील और हाउ फैसिनेटेड यू आर विद अ ग्रे कैरेक्टर। मैं वो बयान वर्बेटम पढ़ देता हूँ। खालिस्तानी terrorists may be arm twisting the government today, but let's not forget one woman, the only woman prime minister ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। No matter how much suffering she caused to this nation, she crushed them like mosquitoes at the cost of her own life. लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आई थिंक मेरा ये वाकई में ऐसा मानना है कि बंगाल विभाजन के बाद it was Pakistan's main agenda to divide the country, and rightly so, right? बंगाल विभाजन, यू मीन बांग्लादेश? बांग्लादेश के बनने के बाद जी 71 तो हाँ, जो विभाजन हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश बना, तो आपने उनको इतनी क्षति पहुंचाई हुई है, बहुत बड़ा, उन पे बहुत बड़ा जख्म था वो उन पे। तो इट विल बी वेरी स्टूपिड टू अज्यूम कि दे वुड जस्ट टेक इट लाइंग डाउन। इट विल बी वेरी स्टूपिड टू अज्यूम कि शी डिडंट हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। और आई थिंक द सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है देश के लिए, दैट शुड नॉट गो वेस्टेड, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आज मुझ पे बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है कि कुछ लोग जो हैं उपद्रवी जो हैं वो किसी तरह का हमला ना कर दे मुझ पे, या किसी तरह का मेरी खुद की जान को लेके मुझ पे बहुत प्रेशर है। लेकिन तो एक 60 साल की औरत अपने घर पे 35 गोलियां दागी हुई उनके शरीर पे, तो वो कहाँ से हुई? 66 और 67 ईयर ओल्ड शी वाज। कहाँ से वो बूढ़ी औरत, क्या उस औरत को 35 गोलियों की जरूरत थी मरने के लिए? अपने घर में मरी हुई उसकी लाश पाई गई, तो वो कहाँ से हुआ? द क्वेश्चन दैट आई मीन पीपल डोंट वांट टू, जो लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि कोई आसमानी गोलियां उन्हें मार गई। हाउ एम आई सपोज टू जस्टिफाई एज अ फिल्म मेकर? व्हाट एम आई सपोज टू टेल कि वो कहाँ से आई वो आसमानी गोलियां जो छन्नी कर गई एक, जो आपने कहा अबव 60 ईयर ओल्ड वुमन इन हर ओन हाउस। तो क्या चाहते हैं? इसको मैं कितनी सेंसिटिविटी के किसी के ईगो ना हर्ट हो जाए? किसका ईगो हर्ट हो रहा है? देखिए क्या होता है ना कि इस देश में मुझे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, मुझे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब मुझे एयरपोर्ट पे मारा जाता है जी, और जो लोग खुशियां मनाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मुझे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो आज ये मेरा ही सिर्फ संकल्प नहीं है, ये आने वाले सब कलाकारों के लिए मेरा संकल्प है कि किसी की आवाज ऐसे मरनी नहीं चाहिए, और जो सच्चाई एविडेंटली एंड क्लियरली लुकिंग एट यू नो, आप उसको झुटलाना चाहते हैं ताकि आप एक नया जो है इतिहास अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सके और उसको रच सके। और हम पे लानत है, हम पे कि हमारी जनरेशन जो है वो पड़ी रह जाए और उनको हमारे चेहरे पे वो इतिहास लिखने दे। लानत है हम पे। ये होगा नहीं, ये मेरे जीते जी तो नहीं होगा। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो 60 साल की औरत को किसने छन्नी किया। अगर मुझे वो सच्चाई नहीं बतानी जाएगी तो कोई वहां पे बस एक फ्रेम में वो लिख दे कि आसमानी गोलियां ये कर गई, बस। दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस कंट्री। आप ठीक कह रही हैं, फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब होना चाहिए। पर जैसे आपने ये कहा, मेरे सामने 26 अगस्त की एक प्रेस विज्ञप्ति आ गई जो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिलीज़ हुई है।
भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। तो पार्टी तो आपके एक्सप्रेशन को कर्व कर रही है। दैट्स फाइन। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई रिप्रिमांड नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता। You were reprimanded? Yes. I was told कि आप you should be aligned with the policies of the party. I was told. मुझे नहीं लगता कि मैं सब जानती हूँ और मैंने सब सीख लिया है और मुझे जो है सब आता है और मुझे किसी तरह की कोई चीज़ सीखने को रह ही नहीं गई है। एंड ऑनेस्टली इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन प्लेस। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे से बढ़ के पार्टी से बढ़ के मेरे लिए आज दुनिया में कुछ भी नहीं है। और दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस क्योंकि मैंने इमरजेंसी जैसी फिल्म की है। मैंने उनकी जर्नी जनसंघ से लेके जनता पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी का ऑफशूट, तो कैसे क्या, और ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। कैसे कैसे लोगों ने अपना खून देके, पसीना देके, और आज हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वे जिंदगियां खपाती हैं। तो मुझे लगता है कि यस, अगर कभी मैं पार्टी के कॉज को अगर हर्ट करती हूँ, हार्म करती हूँ, तो मुझसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या? बिकॉज यू स्ट्रांगली फील अबाउट इट। देखिए, essentially they might look like two different things, but they are not. Okay. For me, party is first क्योंकि मेरा place ही वो है ना, मेरी जगह ही वो है। I am not the main player. मेरे लिए पार्टी comes first, and पार्टी के लिए नेशन comes first. भारत रहना चाहिए, जो अटल जी की पंक्तियां हैं, हम रहे ना रहे, भारत रहना चाहिए। तो ये एक्चुअली में सेम ही चीज है। तो यस, आई एग्री कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा कि शी डजंट। नड्डा जी का फोन आया था। तो उन्होंने सही कहा कि शी डजंट रिप्रेजेंट अस इन एनी वे, हर ओपिनियंस don't represent us. But you do. You are a member of parliament. I am a member of parliament. I am also an artist. जी. I am also an artist. मुझे एक कलाकार होने पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, I need to be aligned with that. You know, तो I do believe कि I have a lot to learn, and I do believe कि नड्डा जी is my senior, my superior. हिमाचल से भी आते हैं। हाँ, मेरे लिए तो वो मेरे लिए तो पूजनीय है। पार्टी में सभी, ना कि सिर्फ नड्डा जी, गडकरी जी, राजनाथ जी, शिवराज, मतलब देखिए आप क्या दिग्गज लोग हैं ये। आपको क्या लगता है इनमें से कोई मुझे रिप्रिमांड करे तो क्या मुझे बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा कि these people are mentoring me. They are mentoring me. They are telling me how I should be, and you know, I hope कि I don't disappoint them. I hope कि I live up to their expectations. I can only hope. जब भी हम मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से बात करते हैं जो बायस नहीं है, किसी कैंप में अपेरेंटली नहीं है, तो जो मैं आपको शूट शुरू होने के पहले कह रहा था, दे ऑल से कि कहो कुछ भी, एक्ट्रेस बहुत कमाल की है। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि हुआ तो है जो वो बोलती है। तो मैं उसी आर्ग्यूमेंट के साथ आ रहा हूँ कि अगर आपने बोला है तो कुछ बात होगी, ठीक है, पार्टी का डिसिप्लिन है। तो आप जब कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे जो अब डायरेक्शंस मिली हैं कि आई स्टैंड विद द पार्टी स्टैंड, आई स्टैंड विद पार्टीज पॉलिसीज कि सबका साथ, सबका विकास। अगर उनकी पॉलिसी ये है तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिफ्ट फ्रॉम दैट। और ये मेरी भावना रही हो या मेरी जो भी सिस्टमैटिक, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मैंने जो अब मैं तो कोई, बट इट्स अ क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। You know, मैंने 2 दिन पहले मोदी जी की बाइडेन जी से बात हुई, मैंने जो कहा अपनी परसेप्शन पे बेस्ड, यू नो, एक मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरा एक बहुत ज़्यादा बॉडी ऑफ वर्क रहा है। 20 साल से मैं एज एक प्रोफेशनल रही हूँ। कहीं जाने अनजाने में मैं एक एक रोल मॉडल बन गई, फेमिनिस्ट बन, कुछ तरह से कई रोल्स मैंने अदा किए हैं। फिल्मों में रहते हुए भी काफ़ी एक्टिविज्म भी किया है। और क्या कमाल के रोल किए हैं, मतलब क्वीन, तनु वेट्स मनु। तो उसके करते हुए मुझे हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हैं। लेकिन असेंशियली अगर आप देखें, ये देश रहना चाहिए, और देश तभी रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहेगी। तो ये हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है, हमारे अपने ओपिनियन से ज़्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज़्यादा खतरा
उन्हीं से है किन से? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। कौन है ये लोग? विपक्ष। विपक्ष। बस कुर्सी मिलनी चाहिए तो देश को उनसे खतरा है। एंड जैसा मैंने कहा कि इफ आई हर्ट द कॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी तो मुझसे ज्यादा दुखी और मुझसे ज्यादा पेन्ड कोई नहीं है। यू साउंड वेरी सिंसियर व्हेन यू टॉक अबाउट योर पार्टी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि कंगना को डांट पड़ी, उनको थ्रेटन्ड फील हो रहा है आपकी हिमाचल पॉलिटिक्स में प्रेजेंस से। पता नहीं आप कैसे दोस्त आपने रखे हुए हैं हिमाचल में। मेरे कौन दोस्त नहीं है, आपके? दोस्त तो आपके हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं। कौन से? संकेत आप भी समझ डिपेंड गई। करता है आपके दोस्त आपकी कौन है। विस्तारित मुस्कान बता रही है सब कुछ। देखो हम जिस तरह के अपना कंपनी रखते हैं ना, हमें लगता है वही संसार है। हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि वही संसार है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। दोस्तियां बदलिए, आप ढंग से लोगों से बात करिए, आपको ढंग की बातें सुनने को मिलेंगी। तो अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर को कतई भयभीत नहीं होना चाहिए हिमाचल की राजनीति में कंगना रनौत की प्रेजेंस से। नहीं, हम कौन होते हैं जब देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से जो भी है जिसको रोल देंगे। और हमें ये लगता है कि जितने लोग हो सके वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। यही तो हमारी पार्टी की खासियत है। अगर हम भी एक दूसरे से किसी तरह का बैर और द्वेष करने लग जाएंगे कि ये मेरे पापा की है, ये मेरी दादी की है, ये मेरे, तो हम में और उनमें फिर फर्क ही क्या रह गया। हम तो सबको कहते हैं कि आइए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, द मोर द मैरियर। ये मेरे पापा की है कह के आपने तंज कसा है ना, तो फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रह गया। नहीं, ये डबल तंज है, एक आपके विपक्षियों पर और एक पार्टी के भीतर आपके विपक्षियों पर। अरे देखिए, जैसे परसेप्शन ना वैसे आप हर एक इंटरप्रिटेशन पे भी तो डिपेंड करता है। जी। वापस हम लोग इमरजेंसी पर आते हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कंगना कि आप एक्ट भी कर रही हैं, लीड रोल भी कर रही हैं एंड डायरेक्ट भी कर रही हैं। सो हाउ डज इट वर्क? शॉट दिया फिर जाके मॉनिटर पे देखा? नहीं, इट वर्क्स इन अ वेरी नाइस रिदम। आप सुबह ही अपना सीन पूरा स्टेज कर दीजिए। मैं अपना काम करने का तरीका बता रही हूँ जी। फिर आप अपने प्रोस्थेटिक के लिए चले जाइए। और मेरा अच्छा खासा टाइम लगता था प्रोस्थेटिक के लिए। मैं पूरे एक्टर से जो है रिहर्सल करके पूरा लाइटिंग फिर अपनी होती थी। उसके बाद तो फिर टेक्निकल ही है, छोटे छोटे हिस्से आपको करते जाने हैं, फिर शूट करते जाने हैं छोटे छोटे हिस्से। तो आई फाउंड इट वेरी सीमलेस। तो थोड़ा आप डेविड मेलिनोस्की उनके बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने क्या बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं। चर्चिल का जो गेटअप डिजाइन किया था, क्या and you कमाल। got him on board। आंखों में आंसू हो जाते हैं काम देख के, रो देंगे आप। मतलब फ्लैश के पोर से लेके उसके कलर से लेके छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं वो नोज के, इसके उसके। ऐसा लगता है कि जैसे एक जो डायमंड तराशने वाला भी इस ज्वेलरी बनाने वाला भी उस हिसाब से नहीं बनाएगा। बहुत क्या कमाल के कलाकार। आई थिंक जैसा आपने कहा कि क्या कभी थकान, क्या कभी किसी कि वो तो तब होना जब आपका मन किसी से भर जाए। ऐसे ऐसे मेरे आर्टिस्ट, ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी, सतीश जी, अनुपम जी, श्रेया सर, महिमा जी, क्या 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 कलाकार। हर मैंने बेस्ट टू बेस्ट डिपार्टमेंट लिया, तो उनके साथ काम करके ऐसा लगता है ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं और इतनी अच्छी कहानियां हैं बताने के लिए, कभी कभी तो लगता है ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। हाँ, बहुत मज़ा आता है। नाइस। गाना इसमें है जो दिनकर जी की चर्चित कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सॉन्ग्स का क्या प्रोसेस रहा इमरजेंसी के? इमरजेंसी में एक तरह से ना मैंने म्यूजिकल ट्रीटमेंट बहुत सारी जगहों पे दिया है। ओके। और एक जैसे कोई फेज है 1.5-2 साल का हुआ, जैसे मान लो ये आंदोलन ही हुआ या बांग्लादेश का जो वॉर था वो हुआ, तो उन चीज़ों को मैंने एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो कई के बार मेरे एक्टर वैसे ज़्यादा तो नहीं, एक दिन मिलिंद जी आ गए, कहते मैंने क्यों गाना गा रहा है। कहा सर मैंने शो भी तो गाना गा सकता है ना। तो कहते कंगना व्हाट आर वी डूइंग। मैंने कहा आप करिए। तो फिर when he did it, सैम बहादुर इज सिंगिंग। सैम बहादुर सिंह, अटल जी सिंह, नहीं वो तो कविताएं अटल जी सिंह, अटल जी सारे म्यूजिक सिंह। व्हाई कांट यू हैव अ म्यूजिकल क्रिएटिव लिबर्टी। सी मुझे लगता है कि आप कहानी अपने हिसाब से बताइए। आप कहानी बता रहे हैं, आपको यू शुड हैव दैट फ्रीडम। हमें कोई जरूरत नहीं है हॉलीवुड के फॉर्मेट में बनने की। हम लोग बड़े गाने वाले बट पोएटिक लोग हैं। तो पोइट्री, सॉन्ग, म्यूजिक, इंटरप्रिटेशन वेरी एसेंशियल पार्ट। हाँ, वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ 5 गाने मेरी फिल्म में और एक से एक बेहद सुंदर गाने। किसने लिखे हैं?
मनोज मुंतशिर जी ने लिखे हैं, जीवी प्रकाश जी ने उनको गाना म्यूजिक दिया है। बहुत सुंदर गाने हैं। इंटरेस्टिंग। आप गानों की बात कर रही थी तो मुझे आपकी डेब्यू फिल्म याद आ गई, गैंगस्टर। हाँ, बहुत सुंदर गाने थे गैंगस्टर। म्यूजिकल हिट। ब्यूटीफुल। आपको ये रोल कैसे मिला, इसको लेके बड़ी कहानियां चलती हैं। एक कहानी अनुराग बसु ने कैफे में देखा, दूसरी कहानी चित्रांगदा को कास्ट किया गया था पर वो शिफ्ट हो गई तो मना कर दिया। तो हमने सोचा कि आज आपसे पूछ ही लें, सारी अफवाहें एक तरफ, सच्चाई एक तरफ। कॉफी मिलेगा कि मुझे? अरे बिल्कुल मिलेगा, भाई साहब लेके, वो संकोच कर रहा था कि बीच फ्रेम में ना वही आए। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा आइए आइए। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अनुराग बासु जी। उन्होंने एक हिट फिल्म बनाई थी, उससे पहले मर्डर, और एक नई फिल्म बनाने के लिए नई हीरोइन ढूंढ रहे थे। तो मैंने काफ़ी ऑडिशंस दे रही थी उस टाइम। लोखंडवाला में बहुत खोज चल रही थी उनकी हीरोइन के लिए। अच्छा, तो मुझ तक आप भी मुंबई शिफ्ट हो गई थी तब? हाँ, दिल्ली मैं से? मुंबई शिफ्ट हो गई थी। तो मुझ तक भी खबर आई और मैं जो है उनकी जुहू का एडिटिंग रूम है, मैं वहाँ गई ऑडिशन देने के लिए। अच्छा। हाँ, तो अनुराग वहाँ पे था, उसके साथ एक दो एडिटर था और कुछ थे। तो मुझे याद है टेबल पर चेयर बैठा था, कहता आ जाइए यहाँ बैठिए। तो ही सर मुझे आपके फ़ोटोज़ मिले हैं और आपको एक दो चीज़ें करिए आप। तो उन्होंने मुझे थोड़ा ड्रंक होने को कहा, कहते थोड़ा ड्रंक होके ये डायलॉग बोलिए। तो फिर मैंने वो करके दिखाया। तो देयर वर 2-3 पीपल कैप्चरिंग मी। फिर उन्होंने कहा रोक के दिखाइए, फिर मैंने रोक के दिखाया। वो 2-3 उन्होंने एक्सप्रेशन में, फिर डायलॉग्स मुझसे बुलवाए। फिर उसके बाद मुझे भेज दिया। तो मुझे फ़ोन आया उनका, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। फ़ोन आया, कहते ठीक है तुम यू गॉट द जॉब, हो गया तुम्हारा जॉब। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार काम मिल गया मुझे। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे फिर से उसका फ़ोन आया अनुराग का, कहता तेरी नौकरी गई। मैंने कहा क्यों? कहते भट्ट साहब नहीं मान रहे। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो कह रहे हैं लड़की बहुत छोटी है इस रोल के लिए, सिमरन के रोल के लिए बहुत छोटी इन से एज में छोटी है? एज में छोटी है, हद बहुत ज़्यादा छोटी है ये। और सिमरन एक वो महिला है जिसका एक इतिहास है, उसका फेस पे भी वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसका एक इतिहास है, उसका एक बच्चा है जो हमें बाद में पता चलता है। शी इज़ अ मिस्ट्री। ये तुम कहाँ से ले आई इसको, ये तो छोटी बहुत है। तो उन्होंने कहा कि चित्रांगना को तेरा रोल मिल गया। तो अब मुझे ये बातें समझ नहीं आए, क्या इतिहास क्या कुछ। ठीक है, गई नौकरी गई, हम फिर से और ऑडिशन दे रहे हैं। फिर 2-3 दिन बाद फिर से आया, तो कहता अनुराग इज़ अ वेरी funny kind of a person. Anurag is a very funny. So he used to call me Kangu Mangu Changu. कंगू मंगू चंगू, क्यूट। I was also very kiddish that time ना। Kangu Mangu Changu, तेरी नौकरी फिर से मिल गई तुझे। I said अब क्या हुआ, क्यों मुझे नौकरी मिल गई? कहते वो चित्रांगना फ़ोन नहीं उठा रही हमारे किसी के भी, एंड शायद जो भी उनके पर्सनल रीजंस होंगे, तो शी इज़ नॉट डूइंग दिस। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरह से मुझे फिल्म मिली थी। तो वो जो कैफे में पर्ची भेजी अनुराग बसु ने, वो सब कहानियां हवा हवाई हैं, मुंबई में बहुत चलती हैं सब। इनके जैसे पीआर होते, बड़े क्रिएटिव होते हैं वो, और इस तरह की कहानियां। मांडवी सोच रही है मैं तो यहाँ बैठ के तुम्हारी फिल्म प्रमोट करवा रही हूँ, मुझे लपेट दिया। ये पीआर वाले ऐसी बदमाशी करते हैं। पीआर वालों की भी देखिए, अब उनको भी क्या बोलेंगे कि एक लड़की हमने ढूंढी है, वो मुझे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। आई डोंट थिंक दे हैड एनी बैड इंटेंशन। वो चाहते थे कि मैंने भी नई लड़की को लॉन्च किया। और आपको पता है एज अ प्रोड्यूसर आप क्या चाहते हैं अपने नए टैलेंट, आप ये चाहते हैं कि भाई बवाल मच जाए, हमारी लड़की है तो बवाल मच जाए, आप ऐसे चाहते हैं, आपकी इंटेंशन होती है कि छा जाए हमारी फिल्म। तो उनकी होगी कि हमने ऐसा एक नगीना ढूंढा है भाई, तो ये इस तरह की उनकी इंटेंशन थी। बाकी ऐसे आई डोंट सी कहानियां ऐसी फ्लोट की जाएं कि हमें एक लड़की मिली और अनुराग ने बोला यही मेरी हीरोइन है, और मैंने पर्ची भेजी और वो कर्ली बालों वाली लड़की वहां से जो स्माइल दी और हमने कहा रातों रात उसको हीरोइन बना दिया। वो सब ठीक है, एक था वो नैरेटिव। मैंने हाउ डज इट अफेक्ट मी? डजंट अफेक्ट मी इन एनी वे। पर इस तरह की कहानियां फ्लोट करवाई जाती हैं फिल्म की रिलीज से पहले, कई तरह की कहानियां पीआर को, जिससे कि एक चर्चा बने, एक लोगों को आकर्षण पैदा हो चीज़ को लेके। आप जब गैंगस्टर के ऑडिशन की बात कर रही थी तो आपने कहा अनुराग बसु ने आपसे कहा कि ड्रंक का रोल करो, इसका रोल करो। अक्टूबर 2013 में आपने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। जब आप 17 साल के होते हैं तो रेव पार्टीज में कूद जाते हैं, ये जानने के लिए वहाँ क्या होता है। सितंबर 2020
हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। एडिक्ट तो नहीं मैंने कहा होगा। मैम, आई एम कोटिंग वर्बेटम, एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं है, इसीलिए मैं महीना, साल और पब्लिकेशन। देखिए क्या होता है ना कि जब आप अपने फैमिली में होते हैं, जी। ऑब्वियसली आप बड़े ही एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में होते हैं। फैमिली तो आपको प्रोटेक्ट करती है पूरे तरीके से, लेकिन जब आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं तो इट विल बी फ्यूटाइल टू से कि यू वर नॉट फेस्ड विद हर तरीके की जो है आप पे जो है माहौल में आप नहीं गए हैं। दैट्स प्रिसाइसली व्हाई यू लेफ्ट होम, बिकॉज यू आप एक्सप्लोर करना क्या है दुनिया, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है यार, इतना मतलब बाहर मत निकलो, ये मत, क्या है, क्या ये माजरा क्या है। और आप बिकॉज अगर आप वैसे फ्री स्पिरिटेड हो तो आप हर वो जगह जहाँ पे अलार्मिंग है, इंट्रीगिंग है, क्यूरियोसिटी है, डार्कनेस है, ब्यूटी है, हर चीज़ आपको इंट्रीग करती है और आप उसकी तरफ खींचते जाते हो, यू नो। तो यस, आई वॉज डूइंग, जब मैं रोल करी थी गैंगस्टर, अल्कोहलिक, वो लम्हे, बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिक, फैशन, कोकेन एडिक्ट, यू नो, ड्रग विड्रॉल्स, वो मेरा एक फेज था जहाँ में से कुछ ये जो चीज़ें हैं एज अ मेथड एक्टर कह लीजिए, या एक बिकॉज आपका वो इतना, आप इतने यूथफुल हैं, आप इतने यंग हैं कि आप किसी को भी जज नहीं करते हैं। यू टेंड टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, 4 रेडी खड़े हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये क्या है, बताओ, दिखाओ क्या है ये, बिकॉज यू आर सो ओपन माइंडेड ना, दैट्स व्हाई यू आर यंग। आज अगर आप सोचे कि मैं कंगना, जिस तरह से मैं हूँ और जिस तरह से मेरी धारणाएं हैं जीवन को लेके, जिस तरह, तो क्या मुझे वो सक्सेस मिल सकता है जो ब्रेक थ्रू मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मुझ में वो क्वालिटी मिसिंग है। यू गेटिंग इट ना? जो एक 15-16 साल के बच्चे में जो मासूमियत है ना, मैं क्या जाऊंगी उस अंधेरे कोने में जहां कुछ गलत हो सकता है, मैं क्यों जाऊं? अब मैं बहुत समझदार हूं। आर यू गेटिंग इट? अभी मैं बहुत समझदार हूं, मुझे पता है वो रेप पार्टी है, अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन तब जाऊंगी। दैट्स व्हाई आई बिकेम कंगना रनौत, क्योंकि वो मुझे इंट्रीग करता और मैं डरती नहीं हूँ। क्या है ये ड्रग्स, क्यों करते हैं, क्या होता है। एक जो फैशन में मैंने मॉडल का रोल प्ले किया जी, वो रोड पे स्ट्रैंडेड थी वो। दैट वाज योर फर्स्ट नेशनल अवार्ड। हाँ, रोड पे स्ट्रैंडेड थे वो। क्या होता है, क्या होते हैं विड्रॉल्स, तो ये सब जानने के लिए, जिस तरह की मनोदशा और मनोस्थिति से मुझे जानना था, उसके लिए ऑफ कोर्स You experimented all the drugs? No, I didn't experiment with any drugs. I just did my research. I met people, I spoke to them, and I did my research. But आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपने you did drugs और आप ये क्यों नहीं कह रहे कि एक अकेली लड़की 15 साल की उम्र से घर से निकलती है and she had, मतलब उसके पास शानो शौकत, पैसा, एक्सेस, एवरीथिंग है, but she doesn't become an alcoholic. She doesn't become a drug addict. She doesn't become an item girl. She doesn't become a high society prostitute. She doesn't become so many things that the world wanted to make her. So many things that the world wanted to make her. She doesn't become that. She becomes this person. उस पे फोकस करिए ना आप, यूथ को वो बताइए ना। भटकने के लिए तो कई लोग हैं, मगर लाइफ आपको भटका नहीं सके, वो यूथ को भटक के संभलना। आप कहते हैं ना, यूथ कहते हैं ना, नहीं मुझे हो गया और मुझसे बस फिसल गया तो मेरे को एडिक्शन हो गई, ये सब। तो आप इस तरह का एग्जांपल दिखाइए कि भाई विदाउट पेरेंट, अ चाइल्ड, टीनेजर चाइल्ड विदाउट पेरेंट, हैविंग एक्सेस टू मनी, हैविंग एक्सेस टू पीपल हु डोंट, जो कि आपको देखते भी नहीं है वो काम करने के तरीके से, नीचा सोचते भी नहीं है, वो खुद वैसे हैं और आपको इज्जत देंगे। अगर आप उस तरह के काम करेंगे तो इज्जत मिलेगा। यू नो, आप समझ रहे हैं ना कि माहौल क्या है हमारे गांव में, और इसमें जगह पे तो हो सकता है आपको जज करें, पर आप उस माहौल में जहां आपके और दोस्त बनेंगे, ड्रग्स करेंगे तो और दोस्त बनेंगे, शराब के नशे करेंगे तो और दोस्त बनेंगे, फ्लैश ट्रेड करेंगे तो और दोस्त बनेंगे, किसी की कीप बन जाएंगे तो और दोस्त बनेंगे, और यू नो
हाई 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 प्रोफाइल बन जाएंगे तो और दोस्त बनेंगे, फिर भी वो लड़की डजंट बिकम एनी ऑफ दिस। आई थिंक दैट वो मेरी जर्नी को ज़्यादा सिग्निफाई करता है ना, वो मेरी जर्नी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, आई फील। कंगना, हम जब भी आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं या अभी भी मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ, दैट मेलनकली इज़ देयर कि घर छूटा और परिवार छूटा एक वक्त के लिए, बिकॉज प्रॉब्ली दे वर नॉट अप्रूविंग व्हाट यू वर डूइंग। हाउ वाज दैट फेज, और वो टिपिंग पॉइंट का वो जर्नी कैसे शुरू हुई जब श्री अमरदीप रनौत जी ने कहा हो कि नहीं भाई, अब तुम्हें अपने मन से करना है, तुम्हें डॉक्टरी नहीं करनी है? क्या था उनका, क्या एक्सपेक्टेशन था फैमिली का? और यू वर इन चंडीगढ़, डीएवी चंडीगढ़ बैक एट दैट टाइम। प्लीज टेल अस अबाउट दैट फेज। देखिए, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट सी इट एज अ मेलनकॉलिक फेज। आई वाज ट्रेमेंडस एनर्जी जो आप घर पे नहीं रख सकते। आप घर पे रखना मुझे तो पॉसिबल नहीं था। कहाँ रहती थी किसी आप? भी माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं था। तब आप मंडी में थी, चंडीगढ़ में थी? नहीं, मैं तो मंडी में थी, बट एक ऐसा फेज मेरी जिंदगी में आया, जैसे एक बीज फूटता है ना, उसमें से एक प्लांट निकलता है, एक ग्रोथ में आपका एक फेज आता है। बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी। अच्छा। हाँ, हद से ज़्यादा। मेरे एग्जाम्पल दिए जाते हैं सब जगह, उसको देखो कितने 8-8 घंटे पढ़ती है और इतनी ओबीडियंट है, वेरी तो अनुराग ओबीडियंट। की तरह घर वालों ने भी कुछ नाम रख दिए थे क्या? जैसे अनुराग ने है कंगू मंगू चंगू, घर वाले क्या बुलाते थे? छोटू। 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 अच्छा, रंगोली बड़ी हैं, आप छोटे हैं? मैं तो छोटी, हाँ, छोटी बेटी। पर अक्षत तो उससे भी छोटा है, तो उसको छोटू नहीं तो बोलते? मेरे बाद हुआ ना, उनको क्या पता एक और होगा। आई थिंक नहीं होगा पता भाई, उसको छोटू नहीं बोलते, उसको रिशु बोलते हैं। ओके। वहां पे है, हिमाचल में है, 2-3 नाम रखने का प्रचलन है, छोटा मोटा, और उसका मेन नाम से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे अक्षत का नाम ऐसा कुछ सोचेगा कि ऋषि होगा तभी उसको रिशु बोलते हैं, नहीं, उसका नाम अक्षत है, वो रिशु है, ऐसे होता है। कंगना है, छोटू है। छोटू ऐसे रखा हुआ है। तो था, बट एक फेज मेरी जिंदगी में ऐसा है, आई वाज स्वेप्ट बाय इट, टोटली स्वेप्ट बाय इट। मैं मतलब ओशो पढ़ती थी छोटे बचपन में, 14 साल की बचपन में, सारी गालिब की गजलों से लेके सब, टू मच फर्टाइल माइंड, टू मच। मंडी में ही? नहीं, हॉस्टल में। चंडीगढ़ में? हाँ, चंडीगढ़ में। मुझे लगा कि शायद डीएवी सेक्टर 10 15 15। जब मैं गांव में थी तो मुझे लगा शायद मुझे एक अच्छे एजुकेशनल सेंटर में जाना है, और मैं बहुत मतलब मैं एक अलग टाइप, मुझे लगा कि मुझे एक बड़े एजुकेशनल सेंटर में, लेकिन जब मैं शहर में आ गई, मेरे लिए काफ़ी नहीं था, मेरे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं था, मेरे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं था, और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे चाहिए क्या। सबसे ज़्यादा मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे चाहिए क्या। मेरे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं था मेरे लिए। मैं अलग ट्रिप पे थी, बिल्कुल अलग ट्रिप। क्या ट्रिप थी वो? बस अगर उस टाइम स्वतंत्रता नहीं मिली होती, स्वतंत्रता सेनानी बन जाती, फुल रेवोल्यूशनरी, मर जाएंगे। आपने स्वतंत्रता का जिक्र किया तो मुझे आपका, ओहो, अभी उस तो स्वतंत्रता मिली हुई कुछ, सो ऑल आई एम सेइंग इज कि उस टाइम पे अगर स्वतंत्रता नहीं मिली होती तो मुझे रेवोल्यूशनरी। आपका वो बयान याद आ गया एक टीवी इंटरव्यू में कि स्वतंत्रता तो 2014 में मिली। अब पता है क्या है, लोग तो इतने ज्ञानी हैं, ठीक है, ये उनको 2 ब्रेन सेल्स है, अब वो अपने उसमें ओपिनियन देते हैं। हमारे लिए आप देखिए, 2004 में मैं इंडस्ट्री में आई जी। उसके बाद में मुझे, और अब आपके इंटरव्यू, इतने इंटरव्यू निकाले, वैसा भी कोई निकाले जब मैंने उसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि मुझे लोग यहाँ तक कहते हैं कि तू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बॉलीवुड में तेरा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक कि ये सुन के मैं इतना तंग आ गई थी। और आपको ये पता होगा, ये भी मैंने कही कि मैं अमेरिका चली गई। अच्छा जी। कब? 2009 में 10 में मैंने वहाँ पे कैलिबिसिस करके मैं जाके अपने जो भी रोल मुझे मिल रहे थे। You shifted to LA? हाँ जी, मैंने घर ले लिया वहाँ पे। ओके। इस देश ने मुझे मतलब उल्टी कर दी मेरी, जो यहाँ पे उस टाइम पे सब अच्छे लोगों की होती थी ना उल्टी, ये देश रख नहीं पाता था उन लोगों को। मुझे ये कहा जाता था, यू आर टू गुड एन एक्ट्रेस, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कौन कहता था ये? ऐसा मुझे एक बहुत बड़े हीरो ने भी कहा हुआ है। किसने? मैंने आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। आप खुद बड़ी हीरो हैं। नो, बट ही ओनली मेंट वेल। ही सेड तुम क्या करोगी यहाँ पे, यू आर टू गुड एन एक्टर। सेड क्या बनोगी तुम, यू शुड बी लाइक कटरीना।
यू शुड बी लाइक दोज हु लुक लाइक दे कैन बी इन अ फैमिली। तुम क्या फैशन में क्या इतना एक्टिंग करके क्या करना चाहती हो? इनफैक्ट ही इवन टुक नेम्स ऑफ वेरी गुड एक्टर्स। कहते वो बनना है तुम्हें, वो बनना है, क्या है उनसे अच्छा तो बेटर तुम कुछ ना करो। सो दैट पर्सन जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इतनी उत्सुकता बिल्ड कर दी है ना आपने अब तो कि कौन है ये महानुभाव। तो आई वेंट टू, नहीं तो मुझे किसी ने रोका नहीं, हाँ, मुझे किसी ने नहीं रोका। जा रहे तो जाओ, भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई 10 मेकर है कि भाई आप चले जाए तो हमारी इंडस्ट्री में इकलौती अच्छी एक्ट्रेस चली जाएगी, जी नहीं। फिर ऑब्वियसली एज ए एशियन फेस मेरा तो क्या ही होना है हॉलीवुड में। मैंने कहा फिल्म मेकर बन जाती हूँ। तो ब्रिलस्टिन करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी एजेंसी है, मैंने उसको कांटेक्ट किया। मैंने एक शॉर्ट फिल्म्स बनाए, मैंने एक स्क्रिप्ट, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के साथ स्क्रिप्ट लिखी, एक स्क्रिप्ट लिखी जिस पे मैंने काम शुरू किया। और मीनवाइल ये सब करने के लिए मुझे कुछ जो फंड्स चाहिए थे वो मैं कुछ फिल्म करके कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने एक फिल्म करी क्वीन। वो आई कब? 2014 में। समझ रहे हैं आप? भाई एक इंसान का भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना, आप उसको गाली गलौज देके साइड ही कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आपकी कुछ अलग में, मेरा भी तो, उसको भी तो डिस्काउंट मत करो ना, मेरी भी तो सुनो। नहीं, 4 गालियां देके साइड। हर एक को आप 4 गालियां देके साइड करोगे तो आपको जिंदगी में उसका पर्सपेक्टिव कैसे समझ आएगा? वो फिल्म आई 2014 में। 2014 में वो फिल्म ऐसी आई जैसे कि मानो एक सैलाब हो गया हो। पूरा देश एक तरफ हो गया और वो फिल्म एक तरफ हो गई। पूरे देश ने बोला इन सबको हटाओ, ये जो आइटम नंबरें करती हैं इन सबको हटाओ, ये लड़की और ऐसी फिल्में हमको देखनी है जहाँ पे लोग एक्टिंग करें। हमारी कहानियाँ, आपकी कहानियाँ, छोटे शहरों की कहानियाँ, छोटे लोगों की कहानियाँ, घर की बेटियों की कहानियाँ, कंडक्टर की कहानी, ड्राइवर की कहानियाँ ऐसे बताएं। और हमारे नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी, चाय वाला। एक ऐतिहासिक घटना है ये, हर फील्ड में हुई है भाई, हर फील्ड में हुई है ये ऐतिहासिक घटना। उससे पहले गोरे, जब मैं इंग्लैंड से आया तो यहाँ बहुत गरीबी देखा, ऐसे लोग थे हर जगह, हर फील्ड में थे। आप मानना ही नहीं चाहते, किसी का पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं चाहते। मेरी जिंदगी है ये, मेरी वास्तविकता है। आप मुझे चुप नहीं करा सकते, आप मेरी जिंदगी को झूठ नहीं बोल सकते हैं। मेरी जिंदगी, मुझे आजादी 2014 में मिली है। अच्छा, दैट्स व्हाट यू मेंट। यस, अभिव्यक्ति की आजादी मुझे मिली है। मेरे को देश निकाला हो गया था जस्ट बिकॉज आई वॉज टू गुड। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर ईमानदार इंसान को इस देश ने निकाला दिया है 2014 से पहले, और आप भी जानते हैं। लेकिन अब इस देश में हम लोगों की कदर है। मैंने सबसे पहले वो फ्लैट बेचा अपना वहां पे कैलाबेसिस में। मैंने कहा बेचो इस फ्लैट को, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वाह, इटालियन गवर्नमेंट गई, मुझे आजादी मिली है। मुझे देश, मेरा अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। व्हाई? बिकॉज आई एम टू गुड। बताओ ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है देश छोड़ने का? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जिसे आप इटालियन सरकार कह रही हैं, यूपीए सरकार ने आपको विवश किया देश छोड़ने के लिए? बाबा छोटा मत बनाइए मेरी बात। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये चीज। व्हेन यू आर सेइंग कि देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थे, क्या था ऐसा? आप जानते हैं ना अमेरिका में सारे भारतीय डॉक्टर लीड करते हैं, आप जानते हैं ना। हमारे पास अभी इतने एम्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, आप जानते हैं ना। एक सिस्टम है, करप्ट सिस्टम था वो, करप्ट सिस्टम था वो। आज आपने वो देखिए ना जो फिल्म रॉकेट मैन बनाई है जी, हर साइंटिस्ट को, हर डॉक्टर को, हर एक्टर को। रॉकेट बॉयज यू मीन? रॉकेटरी जी, सोनी लिव पे है जो सीरीज है। नो, अच्छा, माधवन वाली, नंबियार वाली। जी जी, यस, या माधवन वाली फिल्म। तो उनकी कहानी, उनसे पूछे उनको कब आजादी मिलेगी, उनका एक अलग ईयर होगा। उनके साथ में क्या दुर्दशा की गई उनकी, किसने की? आज देश में टैलेंट की कदर है। आज लोग, भारत में हमारे कितने स्टार्टअप्स हैं। हमें अपने आइडिया लेके बाहर नहीं जाना चाहता जस्ट बिकॉज दिस कंट्री कांट डू जस्टिस। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने घर ले लिया था अमेरिका में, घर ले लिया था मैंने। पर आप कह रही हैं कि अब ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है। आपने एम्स का जिक्र किया, पर एम्स में तो अभी भी डॉक्टरों की कमी तो है। 10 साल ही है ना, कितने प्रोड्यूस करेंगे? पर एम्स बनाए तो करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे हम। 10 ही साल तो हुए हैं, कहाँ 60 साल की दरिद्रता, कहाँ ये 10 ही साल। अच्छा, जब आप 10 साल कहती हैं तब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के 1998 से 2004 के 6 साल के कार्यकाल को छोड़ देते हैं आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल। आज देश में तो 10 साल बोलते हैं, वो 6 साल जोड़ते ही नहीं है। देखिए, आज देश में
अगर गांव में जगह जगह सड़क है, अटल जी की वजह से जगह जगह सड़क है। इन लोगों ने तो 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवाई थी। अटल जी ने बहुत काम किया है ग्रामीण लोगों के लिए। अटल जी ने बहुत काम किया है। सबसे बड़ा काम तो ये किया कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है, तो उनको हम कभी वो नहीं कर सकते। बट एक तो 16 साल नहीं बोलते ना, 10 साल बोलते हैं कि जैसे 2014 के बाद ही चीजें हुई। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, आज आप जब मुझे पूछते हैं जी कि आपकी पार्टी ये कहती है और आप ये कहते हैं, आप मुझे पूछते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अटल जी वो इज द मोस्ट लव्ड लीडर। ठीक है, कोई उनके बारे में ना अपक्ष विपक्ष के, लेकिन वोट नहीं देंगे। मुश्किल से सरकार चलाई उन्होंने एक टर्म, मुश्किल से, वोट नहीं देंगे। तो इसलिए हमें ये भी समझ आता है और हमारे इतिहास ने हमें ये भी समझाया है कि देश प्रेम है और राजनीति भी है। सिर्फ मोस्ट लव्ड बन के नहीं रहना है, वोट भी लाने हैं। नहीं, मोस्ट लव्ड नहीं, यू शुड बी टैक्टफुल, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। वेल, आई थिंक ही इज अ परफेक्ट लीडर। ही इज अ परफेक्ट। क्या वजह रही कंगना जी, जैसे 2014 में भाजपा को अपने दम बहुमत मिला, 2019 में तो 300 पार हुआ, इस बार संख्या कम रह गई, एनडीए की सरकार बनी, आप अब नेता भी हैं और आप खुद भी जीत के आई इसी सदन में, तो आपने भी अपना, चूंकि आप बहुत एनालिटिकल अप्रोच रखती हैं, आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं रही। जितनी योजनाएं इन्होंने की है, जितना काम किया है। फिर जनादेश क्यों नहीं मिला वैसा? ऐसा नहीं होता है, जनादेश भी मिला है, सरकार है हमारी। आप तो ऐसे कह जैसे हमारी मैंने तो खुद ही कहा एनडीए की सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ, जनादेश भी मिला है। भाजपा की सीटें क्यों घट गई? देखिए क्या होता है ना कि अगर आप कुछ भी, अगर आपका मकसद ये है कि बस देश में आग लगा देंगे, बस सीट चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो आपको एक शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाएगा। आपको किसने आग लगाई है ना? शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल, झूठ पूठ जो सामने है वही, जो भी है वो बोलो, जैसे भी है, तो ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाएगा। मेरे खुद के इलेक्शन में एक दिन पहले आ रहे हैं 1.5 लाख हम युवाओं को दे देंगे, 8,000 हम महिलाओं के अकाउंट में, कुछ भी, मतलब कुछ भी, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। हमारे इस लाइन में भी हमने ऐसी लड़कियां देखी हुई हैं, दे जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल, चाहे एट एनी कॉस्ट, व्हाटएवर इट टेक्स। वैसे भी है, होता है क्या, उनको सक्सेस नहीं मिलता? मिलता है उनको सक्सेस, लेकिन उनकी क्या दुर्दशा होती है। क्या शॉर्ट टर्म सक्सेस इन्होंने पा लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनके मंसूबों में, इनके इरादों में देश इनको कामयाब नहीं होने देगा, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देगा। अभी भी जाति के करके जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश समझ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में देश को, ये मैं कह रही हूँ, इनकी जो करतूतें हैं ना, राहुल जी सदा ये ऑपोजिशन में बैठेंगे, ये सदा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों के कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों पता क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा है। जातियां बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी, कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं, गरीब, महिला। महिला। एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म तो वो दलित पहले, मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन।
हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? आज जो महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। बिला शक महिलाएं तो उनके लिए तो उनके हर उत्थान जगह के लिए- उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है, उनको कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे? क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो स्वर्ण रह गए तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना, महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। लेकिन महिलाओं में भी जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई फिर नहीं कहेगा। तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं। पर यू विल टेक एक्स्ट्रा मेजर्स ना, इसीलिए अफर्मेटिव ऐसा नहीं, एक्शन। देखो आप आज एक डॉक्टर का हॉस्पिटल बाबा में, साहब अम्बेडकर ने आज- संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा? संविधान सभा ने क्यों पास किया? क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी उसे 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया? हाँ तो वो तो खैर आई एम अलाइंड विद बीजेपी दिस थिंग, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जी। लेकिन फर्दर मोर आप उस पे कह रहे हैं ना, जो आरक्षण है वो तो हमारी सरकार ने नहीं, दिया हुआ अभी है। तो जातिगत जनगणना ताकि You know. सांख्यिकी दुरुस्त हो और उसके हिसाब से लेकिन affirmative जब action हो सके। एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है, तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो पिछड़ी हुई नहीं है इसलिए? ये नहीं, वैसी महिलाएं बात हो गई जो- गंगा जी की, मैं कह रहा हूँ कि जंगल में आग लग रही है तो आप कह रही हैं कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, दोनों विषय हैं। महिलाओं की सुरक्षा तो विषय मैं है ही, कहती पर हूँ कि ये दो अलग-अलग विषय हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि अगर हमें सबको जाति के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है, वो तो आप मुझे ऑलरेडी है कह डिवाइडेड ना, तो आप कह रहे हैं ना उनकी गणना करनी है, ताकि उसके हिसाब से आपके पास एक दुरुस्त डेटा रहे और जो भी आपको लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए कि ये महादलित हैं, महापिछड़े हैं, शिक्षा का अभाव है, अवसरों का अभाव लेकिन है। आप गरीबी के आधार पे करिए ना। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल महिलाओं की, मैंने बताया ना आपको देखिए आप अपना जो आपका व्यू है, मैं आपका व्यू होगा बट मुझ पे मत थोपिए। आप लॉ मेकर हैं मेरे देश की, मैं आपका व्यू आप जानना मुझ चाहता पे हूं। मत थोपिए। माय व्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम इन फेवर ऑफ मेरी जो पार्टी है उनका जो पॉलिसी है अबाउट रिजर्वेशन, आई टोटली अग्री विद देम, कंप्लीटली अग्री विद देम। लेकिन गोइंग फर्दर मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की सुरक्षा, किसान के लिए और गरीबों के लिए, ये तीन ही कैटेगरी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, अगर हमें प्रोग्रेसिव बनना है तो। जी। नहीं तो हम जाति के उसमें पढ़ के, मैंने तो इतनी जगहों पे देखा हुआ है कि जो जातियां हैं जिनको दलित माना जाता है, नहीं भी माना जाता है, जो स्वर्ण भी हैं, वो भी पिछड़े में आ जाते हैं। इसीलिए गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया 10%। हर समाज अब वो भी एक अफर्मेटिव एक्शन लिया ना नरेंद्र मोदी ने कि गरीब सवर्ण भी जो हैं, तो वो सिर्फ सवर्ण है इसलिए अन्याय ना हो, गरीब है तो उनको भी 10% तो दिया। फिर तो अफर्मेटिव एक्शन यहाँ भी हुआ ना। एसेंशियली सब चीज गरीबी पे आनी चाहिए, डिप्राइव्ड पे आनी चाहिए, जो डिप्राइव्ड है, जो गरीब है उस पे आनी चाहिए, और महिलाओं पे आनी चाहिए हर चीज। एसेंशियली हम वही बढ़ रहे हैं ना। अगर हमें प्रोग्रेसिव भारत की तरफ जाना है, तो अगर हमें लड़ना मरना है, देश को जलाना है और एक दूसरे से नफरत करनी है और हिंसा करनी है, तो फिर आप जातिवाद की गणना कीजिए। आपको डिसाइड करना आपको इस देश को कहाँ लेके जाना है। ओके, आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बोथ ऑफ अस स्ट्रांगली फील अबाउट इट। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या सोचना है? ये रिपोर्ट 5-6 साल पहले आई थी, अराउंड दैट टाइम जो है मी टू। मैम ये अभी पब्लिश की गई है? हाँ, पर छुपा के रखी थी जी। हाँ, छुपा के केरल की सरकार ने इसको रिलीज नहीं किया था। रिलीज नहीं किया था, उसको छुपा के रखा था। और ये रिपोर्ट वही है जो 5-6 साल पहले जो है हमारे इंडस्ट्री में भी मी टू का मूवमेंट आया था, बहुत सारे लोग उभर के आए और अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री ने जो है उसको किसी तरीके से एंटरटेन नहीं किया। बहुत सारे फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जो है इसकी चपेट में आए। जी। मैंने खुल के उसके विषय में बोला बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को जो है, क्योंकि मैं तो खैर इस तरह की पर्सनैलिटी हूँ कि मुझे जो है अब तो सक्सेसफुल होने के बाद इस चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने उन महिलाओं के पक्ष में बोला कि अगर मेरे दोस्त ने भी ये किया हुआ है, यस, पहुंचते हैं स्ट्रगलर्स, तो मैंने उनके पक्ष में बोला। लेकिन एसेंशियली फिर क्या हुआ, पैसों के नाम पे उन महिलाओं को भी खरीद लिया गया। मैं उनको ढूंढती रह गई, सब गायब हो गई।
कुछ जो थी उन लोगों ने फिल्म एक्सप्लॉइटेशन के चक्कर में रादर उन प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट करके कुछ फिल्में भी साइन कर ली, उनको भी मैं ढूंढती रह गई, फिर बच गई मैं अकेली। अच्छा, विक्टिम्स ने भी एक्सप्लॉइट कर लिया? यस, विक्टिम्स ने नहीं, कुछ जो विक्टिम्स थे उनको पैसा वैसा देके चुप करा लिया। आपने कहा ना उन्होंने प्रोड्यूसर्स को ब्लैकमेल करके कुछ फिल्म इस साइन कर ली। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जो विलिंगली भी उस सिचुएशन में थे, कुछ तो विक्टिम होंगे, कुछ तो विलिंगली वर आल्सो इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज। नो, उन्होंने भी पैसे लेके फिल्म्स लेके जो है ये। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद वुमेन, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दीज वुमेन। मैं रह गई, मैं बन गई प्रॉब्लमेटिक पर्सन। यही प्रॉब्लमेटिक है, यही हमारा नाम खराब करती है, इसने इंडस्ट्री का नाम खराब किया हुआ है। उस टाइप से फिर बेचारे और महिलाओं ने जो अपनी रिपोर्ट दी होंगी, ताकि एक मैं यहाँ से प्रेशर बना रही हूँ, अलग अलग इंडस्ट्रीज से भी ये प्रेशर आए, उनको वहाँ सिस्टम ने दबा दिया। उस टाइम पे अगर ये आती है रिपोर्ट तो सब इंडस्ट्रीज से एक साथ प्रेशर आ जाना था ना, उनको वहां पे कहीं खत्म कर दिया, यहाँ पे इनको पैसे ठूस के इनके मुंह में इनको खत्म कर दिया, फिर बच गई कंगना रनौत अकेली। सारी इंडस्ट्री फिर मेरे पे केस पे केस पे केस, मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार तो फिर वही हो गया ना मेरा हिसाब के मारे गए हम। तो क्या करें फिर, क्या हो सकता है इनका, आप बताइए। अगर महिलाएं जो हैं खुद इस तरह का बिहेव करेंगी, फॉर एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने इतनी फिल्में की, चाहे आउटसाइडर हो इनसाइडर हो, कभी मेरी कोई फिल्म लेते तो ये सब मुझे अटैक करते हैं। कौन है? कभी अगर इमरजेंसी जैसी फिल्म अच्छी तो एक बात नहीं करती हैं इस बारे में, यू नो, छुप के बैठ जाती हैं सब। मैं एक्टिवली जो है ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड इस काम में लगी हुई हूँ। क्या सब गैंगअप हो जाते हैं आपके? बिल्कुल। कौन है ये लोग? आपको पूछना चाहिए ना इनको, इफ यू फाइंड दीज एक्ट्रेसेस यू शुड टॉक अबाउट अ वुमन डायरेक्टर। एक वुमन डायरेक्टर हैं जो अपने बलबूते पे आ रही हैं, आप लोगों के लिए भी कल को रास्ते खुलेंगे, आपको बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है, मी टू की मूवमेंट को जिस तरह से मारा गया, और उसका मुझे ही फिर के इसी ने सबको इकट्ठा किया हुआ था, और यही इंडस्ट्री के पीछे पड़ी हुई है। पर आप खुल के बोलती हैं। मेरे सामने 2017 का आपका एक बयान है, मैं आपके मुंह से सुनकर बहुत खुश हूँ। आपने मुझे अपने जीवन में बहुत प्रेरित किया। आपने मेरा मजाक ना बनाया होता, रिजेक्ट ना किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगर कभी मेरी बायोपिक बनती है तो आप उसमें वो स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड प्रोड्यूसर जो भाई भतीजावाद का परचम बुलंद किए हैं, आउटसाइडर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, वैसे मूवी माफिया बनेंगे। आप मेरी बायोपिक के विलन होंगे। इतनी, अब तो मेरी बायोपिक थोड़े बड़े लेवल के बड़े विलन होंगे अभी, एक छोटे मोटे विलन नहीं, लोकल नहीं है अभी मेरी बायोपिक। अच्छा, ये लोकल है? हाँ लोकल है अभी। करण जौहर का पत्ता साफ। अब नए विलन कौन है? इसको अभी छोटा विलन बनाएंगे। छोटा विलन होगा करण जौहर। बड़ा विलन कौन होगा? बनेंगे अच्छे बड़े बड़े विलन आएंगे अब मेरी लाइफ में, ऐसे थोड़ी। ये जो ट्रेजरी बेंच के उस तरफ बैठते हैं वहां से आएंगे? नहीं ये ठीक है, हंसी के। आई थिंक इंडस्ट्री में जो है लोग एक लाइटनेस रहती है इंडस्ट्री में, चाहे हम आसपास भी मिले या कुछ। लाइटनेस है, आप उन्हीं के शो पे जाके आप तो तभी तो बोला ये जो अभी मैं जिस एनवायरनमेंट हूँ, मैं काफी वो सीरियस एनवायरनमेंट है, उधर हर चीज पे केस, हर चीज पे सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ये राहुल जी के बयान पे मेरे को 2 नोटिस आ गए सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, जाति गणना पे लेके सुप्रीम कोर्ट का नोटिस फटाफट भेजते हैं। तो पर फिल्म इंडस्ट्री में यार दो बातें बोल दी, क्या करेंगे, बस निकल गए। फिर शूट के बाद उन्होंने कुछ बोला कि करण आपने मुझे ऐसा बोल दिया? क्या हुआ था शूट के बाद उस शो के कॉफी विद करण के? उसको पता ही है, वो करतूतें उसकी ऐसी हैं तो उसको पता है। क्या करतूतें हैं? He knows he is very snooty, very snooty, very classist, very snooty, and he was taken aback कि I gave it back to him, पर ठीक है, वो भी था एक वक्त। वाह साहब, आपने ये देखिए ये सब बातें कही कि अब बड़े विलेन अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसी लोकसभा में जहां आप हैं सांसद। उन्होंने आप पे एक ट्वीट किया है, वो मैं पढ़ के आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। ये भाजपा की स्क्रिप्ट है जिसे एक अभिनेत्री जी शीर्ष निर्देशक जी के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। जब एक सामान्य राजनीतिज्ञ भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते? इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई होगी, जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण
अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर ना हो। ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। मुझे ना एक्चुअली एक बात का इनसे हमेशा ही एक शिकायत रहेगी, पॉलिटिक्स के लोगों से, अच्छा, और वो सभी से ही एक शिकायत है मेरी। आई होप ये लोग इसको कंसीडर करें। ये चीज़ मुझे इतना फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ना जब कोई कला का, सब जानते हैं कि कला एक अपने आप में एक स्टडी होती है ना। जब आप स्कल्पचरर हैं आप, तो एक आप अलग तरीके का एक अभ्यास और अध्ययन आप करते हैं। पेंटर हैं तो आप एक अलग तरीके का। तो ये जिस तरह से एक आर्टिस्ट को डिसक्रेडिट करते हैं, इनफैक्ट मेरा अपोनेंट भी जो है, मेरा अपोनेंट था ना जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में, विक्रमादित्य सिंह, वो हमेशा ही इन बातों को लेके एज इफ कोई बड़ा ब्रैग कर रहा है कि जैसे वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता है। एक फिल्म का शॉट नहीं वो ले पाएगा। चाहे मैंने फिल्मी तालीम जो है, चाहे न्यूयॉर्क में की हो, चाहे मैं हॉलीवुड में जाके मैंने फिल्म डायरेक्ट की हो, तो जस्ट बिकॉज इनकी एक मानसिकता, छोटे ये कुएं के मेंढक हैं, तो इनको लगता है कि बस BA और MA ही एजुकेशन है। नहीं, BA और MA एजुकेशन नहीं है। Like filmmaking is a serious education, screenwriting is a serious education, writing is a serious education. तो इनफैक्ट इनके इससे भी मुझे ना वो झलक कहीं आई अखिलेश यादव जी के बयान जी से। कि जैसे एक महिला है, कोई निर्देशक है, मैं निर्देशक हूँ। ये मैं बहुत जगह देख रही हूँ कि मेरा निर्देशक होना हर जगह डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। जैसे कि ये फिल्म, नहीं, वो शीर्ष निर्देशक के जरिए नरेंद्र मोदी जी पे तंज कस रहे हैं। हाँ, जैसे पर मैं भी तो एक कलाकार हूँ। जैसे मेरी कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं, मैं एक पपिट हूँ और मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मैं लिटरली, सो आई थिंक इस तरह की जो भावनाएं हैं एक महिला के प्रति, उनको ये देखना चाहिए कि ये लड़की किस बैकग्राउंड से आ रही है। शी इज द राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। और but now she is also a politician and every word she will utter will be accountable. तो उनको ये फिल्म देखनी चाहिए और फिर उनको निर्धारित करना चाहिए कि मेरी क्या वर्थ है एज एन इंडिविजुअल, एज ए ओपिनियन मेकर। ये भी तो एक, आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट विद दिस फिल्म, नो, इन व्हाटएवर, मे बी नॉट इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, बट एज एन आर्टिस्ट इट विल रेजोनेट विद मिलियंस ऑफ पीपल। और लोग देख के हमारे देश को, मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं एक हमारे इतिहास को लेके एक बहुत भला होगा हमारे देश का, कि जो हमने की है गलतियाँ वो आगे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करना कि वो पपेट हैं और उनका कोई वजूद नहीं है, और जबकि मैं एक निर्देशक हूँ, मुझे इतनी भी इज्जत नहीं देना निर्देशक की, ये गलत है, बहुत गलत है। वो सांसद कंगना रनौत के बयान पर टिप्पणी कर रहे थे। बयान, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आई एम अलाइंड विद द पॉलिसी ऑफ माई पार्टी। जो मेरी पार्टी की पॉलिसी है मैं उसके साथ अलाइंड हूँ, और मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी, और जो भी उनका स्टांस है इस मैटर पे, आई एम अलाइंड विद दैट। और अगर मेरी, डू यू रिग्रेट योर स्टेटमेंट? नहीं, आई डोंट रिग्रेट माय स्टेटमेंट। सो डू यू बिलीव दैट देयर वर कि आप टेप्स नहीं, हैपनिंग? आप पता है क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। आई एम जजिंग यू मोर देन यू जजिंग मी। प्लीज डू दैट मैम। हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग Yes, जज तो करते हैं, पर तो आपने वहाँ एज अ पे रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। वहाँ दलित महिला का रेप हुआ था। ओके। हाँ, वो आपको एक, और वो प्रोटेस्टर्स ने रेप किया था? क्रिमिनल्स ने किया था, क्रिमिनल्स ने किया था। तो आप, मैं किसान हूँ, मेरी फैमिली किसान है, लेकिन दैट इज कम्प्लीटली डिस्काउंटेड। मुझे एयरपोर्ट पे मारा जाता है और जो लोग हैं वो उस व्हिच इज अ हीनियस क्राइम। हाँ, सो किसी पर भी हमला एक सेंट्रल एजेंसी की, लेकिन ये कह कांस्टेबल के के द्वारा हमला, लेकिन ये कह Who के will किया deny जाता this fact? नहीं, गलत है। ये कह के किया जाता है कि मैं फार्मर हूँ इसलिए मैंने हमला। तो आपको लगता है वो फार्मर है? नहीं, किसी भी तर्क नहीं, से तो किसी आपको पर लगता हमला है नहीं क्या किया वो जा फार्मर सकता। है? अगर वो फार्मर आपको है, लगता है क्या वो फार्मर है अगर जिसने वो मुझ पे फार्मर हमला? है भी तो भी उनका गलत सही नहीं हो जाएगा ना। नहीं, मैं वो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर है भी तो भी आप नहीं मार सकते किसी क्रिमिनल को। इज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल की सिर्फ एक आइडेंटिटी है और वो है क्राइम, क्रिमिनल होना। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक माँ भी हूं और मैंने किसी के बच्चे को भी मार दिया। जब आपने किसी के बच्चे को मार दिया, आप अपना माँ होने का अधिकार खो देते हैं। जब आपने अपनी वर्दी को जो है गिरा दिया, जब आपने इतने सारे किसानों को गिरा दिया, आप अपने किसान होने का, आप अपने एक सोल्जर होने का अधिकार खो देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल है। तो आप मुझसे ये मत पूछिए
कि क्या रेप किसानों ने किया था? इससे आपकी मानसिकता पता चलती है कि आप क्या सोचते हैं। एक रेपिस्ट सिर्फ एक रेपिस्ट होता है, वो अपने और अदर अधिकार खो देता है। तो फिर पार्टी ने क्यों कहा कि इस पे मत बोलिए जब आप सच बोल रही थी? तो देखिए, वो प्रोटेस्ट जिसने भी हाईजैक किया हो, अंडरस्टैंड, प्रधानमंत्री जी को तीनों बिल भी वापस लेने पड़े। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी, वो please। प्रोटेस्ट किसी ने भी हाईजैक किया हो, लेकिन देयर मेन कंसर्न इज स्टिल द फार्मर्स, देयर मेन प्रोगेटिव इज स्टिल द फार्मर्स। तो दे हैव द मतलब एबिलिटी, किसान की सरकार अच्छा प्रोटेस्ट को हाईजैक किया हो, किसानों के प्रोटेस्ट को हाईजैक किया है, लेकिन सरकार का प्रोगेटिव इज स्टिल फार्मर्स। ठीक है, वो उनके हित में ही सोचेंगे, क्योंकि वो उस रोल में है। हाँ, सरकार है पूरे देश की। दैट इज देयर रोल। उनको वो फिल्टर करके अलग एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज देयर पावर। मैं एक बहुत छोटी जगह पे हूँ, ठीक है, मैं जो है मैं क्रिमिनल्स को लेके कह सकती हूँ, जब मेरे साथ क्राइम हुआ है मैं कह सकती हूँ कि मेरी जान खतरे में है, जब मुझे ओपनली बिहेडिंग की धमकियां दी जा रही है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह सकती हूँ, जब मुझे सेना में यूनिफॉर्म में ये कह के कि मैं फार्मर हूँ और मुझे पीछे से आके जो है उस पे हमला, हाँ, मुझे हमला किया सेना गया, ने, तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन जब मुझे इस बात का संज्ञान कराया जाता है कि अब आपको एज एन इंडिविजुअल नहीं, आपको पार्टी की पॉलिसी के साथ एक लार्जर पिक्चर का ही ध्यान रखना है, बाकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़ना है, तो मैं उसमें भी सक्षम हूँ। I can take that leap. I can leave my individualism behind and completely become an altruistic person. Completely. That is quite doable. नहीं कंगना जी, लेकिन आप इमरजेंसी फिल्म बना रही हैं। मिसेस गांधी का, इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या होती है, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, और वो पूरी जो साजिश है जिसमें आतंकवादी शामिल हैं, कट्टर खालिस्तानी तत्व शामिल हैं, वैसी ही एक धमकी आपको मिली। धमकी देने वाले शख्स का नाम विकी थॉमस सिंह। विकी थॉमस सिंह कहता है कि महाराष्ट्र से है, चप्पलों की पिटाई की बात, एजाज खान फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, ये सब लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। एसजीपीसी कह रही है कि इमरजेंसी फिल्म में भिंडरावाले और सिख समाज की सही तस्वीर नहीं पेश की गई। आपको धमकी मिलती है, आप पुलिस को सूचित भी करती हैं। तो एक देश में हर नागरिक महत्वपूर्ण है। मुझे धमकी तो मिलती है, आपने पूरी तरीके से बताया नहीं। मुझे धमकी मिली है कि हम उसकी गर्दन काट देंगे। जी, ये धमकी आपने कहा बिहेडिंग की, तो मैंने तभी उसमें जोड़ा और नाम सहित। यस, और ऐसे जो है हमारे देश में बहुत बार ऐसे वाकयात हुए भी हैं जहाँ पे लोगों को दिन दहाड़े जो है उनकी गर्दनें काटी गई है, उन पे हमला किया गया है। तो अब ये हमारे जो है ये देश की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम जो हैं बंदूकों के डायरेक्शन में ना चलें। हमें सच्चाई की डायरेक्शन में चलना है, जहाँ बंदूकें लेके जाएगी वहाँ थोड़ी जाना है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हम मर जाएं, मिट जाएं। नहीं, जिए और देश को समृद्ध करें, मरने की क्या ज़रूरत है। कंगना, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि आप आने वाली हैं, तो बहुत सारे ऑडियंस ने सवाल किए। कुछ बयानों पे तो और आपकी फिल्मों पे बात हो ही गई है, कुछ इसमें से हम और सवाल ले लेते हैं। सपना शर्मा का सवाल है। अच्छा, ये सवाल सोशल मीडिया पे खूब पूछा भी जाता है। चिराग पासवान के साथ फिल्मों में आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, आप दोनों एक ही सरकार का हिस्सा हैं, पॉलिटिक्स में बॉन्डिंग कैसी है? इन्होंने फिल्मों लिखा, पर मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक ही फिल्म साथ में की। एक ही फिल्म हमने साथ में की है, और आई थिंक चिराग ने उसके बाद कोई फिल्म नहीं की। जी, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स। अच्छा है वो, एक्चुअली क्या, हम एमपी हैं, हम एमपी सारा साथ में, वो मंत्री हैं, तो इतना हमारा मिलना जुलना होता नहीं है। एक दो बार शायद उन्होंने कोई जोक बताया, मुझे हंसाया, और मीडिया ने इतना आउट ऑफ, अब तो वो रास्ता ही बदल के चले जाते हैं। अरे फिर से आएंगे साहब, फिर से इतना ज़्यादा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, हमारे लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग हो गया, तो अब बेचारे रास्ता बदल लेते हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। रवि चौरसिया ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब सिंधिया जी पार्टी में नहीं थे तब आप उनके खानदान पर बयान देती थी, फिल्म भी बना डाली,
अब आप एक ही पार्टी में हैं तो विचार बदल गए या आमने सामने होती हैं तो कैसे होता है? ये विचार तो खैर मेरे तो क्या ही बदलेंगे, पर विचार उनके बदले हैं। आई ऑलवेज थिंक दैट ह्यूमंस आर अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हम एक 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 पॉसिबिलिटी हैं, और जिस तरह से जब तो कहते हैं ना, जब मन चंगा तो बगल में गंगा, तो ठीक है, जब उनका मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ वही सब जी। तो आई थिंक उनका मुलाकात हुई आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं, से? मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, पर मैं संसद देखती में? हाँ, खैर इतने सारे संसद होते हैं, 500 550 लोग वहाँ पे रहते हैं, बट ऐसा कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब वो पार्टी का एक हिस्सा है और हमारे माननीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है, जब उनकी पार्टी अलग थी तो उनकी पॉलिसीज अलग थी। अब जब उनकी पार्टी ये है जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो उनकी पॉलिसीज अलग है। हमारे लिए वो मैटर करते हैं, हमारे लिए इंडिविजुअल मैटर नहीं करते, हमारे लिए उनके इंटेंट मैटर करते हैं, और वो डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत माननीय है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए। अर्पित शुक्ला का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पहली बार कब मिली थी? पहली बार मैं उनको शायद जब भी मिली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं उनको मिली हूँ, शायद 2018 में मैं उनको मिली हूँ पहली बार? जी। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? किसी समिट में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जस्ट एक मीट एंड ग्रीट। ओके। और पहली बार बातचीत कब हुई? मुझे लगता नहीं पीएम जी के साथ मेरी बातचीत हुई है अभी तक। आपकी और प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हुई? नहीं। तो ये टिकट वगैरह की? प्रधानमंत्री तो टिकट की बात करेंगे नहीं, पर सलाह देते हैं जब भी कोई नए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये विख्यात है कि जो भी पॉलिटिक्स में नई पौध आ रही है ना, यंगस्टर्स आ रहे हैं, महिलाएं आ रही, तो उनको वो गाइडेंस देते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं। मुझे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा शिकवा है। एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ, अब ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो सभी की कंगना रनौत भाजपा मुझे की फिर सांसद मंडी से निर्वाचित कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या प्रोसेस होता है सांसदों के पीएम से मिलने का? आई डोंट नो, लेकिन एक तो मेरी हमेशा उनके साथ पब्लिक में मीटिंग रही है। वो मेरी यहाँ रैली में भी आए थे मंडी में, तब भी जो एक हमारा एक्सचेंज हुआ था, मैंने उनको फ्लावर्स दिए थे, उनके ग्रीट किए थे। उन्होंने सलाह दी हो आपको? हाँ, उस टाइम पे भी आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला। एक्चुअली क्या होता है कि तो डिजिटली ना, डिजिटल लाइफ और ये लाइफ में ना कई बार आप अंतर नहीं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे एक व्यक्तित्व जो है, उनको तो ऐसा लगता है हमारे घर के ही हैं, लेकिन वास्तविकता में उस दिन भी मैंने देखा था कि वो कुछ लोगों को मिल रहे थे, लेकिन वो जयराम जी को मिले, पीछे एक ग्रीन रूम होता है, जयराम जी को मिले, वो उनके साथ 15-20 मिनट बात की और फिर निकल गए। उस दिन भी हमें बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं, उनको जयराम जी को ये कहना था कि तुम्हारी भी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वोट ठीक गिरने चाहिए। अब खैर उनका प्रोटोकॉल रहता है कि किससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनसे ही, लेकिन मैंने इनफैक्ट फ्लड्स के टाइम पे होम मिनिस्टर जी और पीएम जी से मीटिंग मांगी थी, क्योंकि उसके बारे में मैं उनसे कुछ बात करना चाहती थी। होम मिनिस्टर जी से मुझे मीटिंग मिल गई, पर पीएम जी से नहीं मिली। बताइए साहब। सूरज सिंह पूछ रहे हैं, मणिपुर को लेकर कंगना क्या सोचती हैं? मणिपुर को लेके जी, आई थिंक जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर जी ने एक घोषणा की है कि 29 तक ये जो है सब, जितना भी ये आतंक है, पूरा इरेडिकेट कर देंगे, तो आई थिंक उस पे प्रोडक्टिव एक्शंस डेफिनेटली ले रहे हैं। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो वो डेफिनेटली उस पे प्रोडक्टिव एक्शन ले रहे हैं। पर वहाँ तो अभी भी नाकेबंदी है, हिंसा हो रही, झड़प हो रही, सुरक्षा बलों पे भी हमला हो रहा है, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। स्थिति अभी कंट्रोल में आई नहीं, पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। मैंने देखा है 2 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, तीसरा कोई है नहीं तरीका। एक तो मैंने देखा हुआ है, जैसे अब बंगाल में भी सिमिलर सिचुएशन तो बंगाल में भी है ना। आज कल देखिए आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में क्या हुआ, उनको मार मार के निकाल के, जैसे आप नबन्ना मार्च की बात कर रही हैं? हाँ, कल भी वहाँ पे बहुत आंदोलन हुआ। जी भाई, नबन्ना मार्च। हाँ, पूरी तरह से वहाँ पे भी जो है, तो छात्रों और सरकार का टकराव और 2 जनजातीय समूहों का आपस में टकराव, ये प्रकृति में तो फर्क है ना। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मिसेस गांधी के टाइम पे हर जगह प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट जी, 1 मिनट में प्रेसिडेंट रूल, पूरी तोड़ा फोड़ी। तो आई थिंक प्लेइंग टू द गैलरी इज डिफरेंट, कि आप
you're playing to the gallery. That is what is expected of you. लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको एड्रेस करना, तो आई थिंक वो एक ज़्यादा, तो आप मतलब एक तो एक ब्रैश अप्रोच आप ले लीजिए, तोपे घुसा दी मंदिरों में, एक ब्रैश अप्रोच है ना, एक आप ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र कर रहे हैं? Yes, I'm just saying ना that there is that approach. कि Do you agree with that approach? मैं आपको कह रही थी there are only two approaches. नहीं, मैं आपका मत जानना चाह रहा हूँ इसको लेके। बड़ा It is not for me to agree or not agree. It is what it is. But now you made a film on it. No, exactly. I am not in a place to agree or not agree with it. I am in a place of depiction of it. As an artist, if I agree or not agree, I failed in that moment when I put myself in the place of a judgment or judge. आप जज नहीं करते? Of course not. And nobody has that right. And also, it's not even consequential what my opinion is of it. But I'm just saying there are only two ways to handle it. Okay. So he's not going that way. Not going what way? President rule way. Okay. It's very evidently that approach, the approach that Congress took for every state. मतलब जहां भी रोज सुबह के प्रेसिडेंट रूल पूरी निष्कासित हो जाती थी राज्य सरकार, रातों रात उठाओ प्रेसिडेंट रूल. There is that approach, and then there is more expanded approach, more foresight, more maturity, not playing to the gallery. Maybe at the, at the risk of own popularity, at the risk of own, this thing, but for the larger good, for the larger cause, and a systematic approach. There is a lot to learn from the great leadership that we have. There is not enough, I mean, जितना हम सीखें उनसे और जितना हम उनके गुणों का व्याख्यान करें कम है. नहीं, आपको करना भी चाहिए, आप भाजपा में हैं, हर पार्टी को अपने अपने शीर्ष नेतृत्व का गुणगान करना चाहिए. भाई वो हैं तो हम हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना. औरंगाबाद से लालू कुमार का सवाल है, इमरजेंसी फिल्म के ट्रेलर में इंदिरा गांधी को नकारात्मक भी दिखाया गया है. क्या सिर्फ वर्तमान में पक्ष विपक्ष वाले मनमुटाव के चलते उनकी ऐसी इमेज तैयार की जा रही है? अगर उनको लगा कि मिसेस गांधी को नकारात्मक दिखाया जाए तो आई थिंक वो फिल्म तक आने का इंतजार करें. मुझे नहीं लगता है कि फिल्म देखने के बाद उनको ये शिकायत रहेगी. लॉयर स्पाइक का सवाल है, कंगना जब भी किसानों को लेकर बात करती हैं तो टारगेट पंजाब के किसान होते हैं, क्या उन्हें पंजाब राज्य विशेष से कोई दिक्कत है? किसान तो खैर सारे ही देश में हैं, लेकिन हम भी किसान ही हैं, हम पे भी हमले किए जाते हैं, हमें भी किसान नहीं माना जाता है. तो मेरे माता पिता भी किसान हैं, लेकिन हमें जो है ये कहा जाता है कि हम किसानों के खिलाफ है, और जब मुझ पे हमले होते हैं तो ये कहा जाता है कि किसानों की जीत है. मुझे लगता है ये बहुत ही गलत जो है धारणा बनाई जा रही है. पंजाब मेरे लिए एक हिमाचल के सबसे क्लोजेस्ट स्टेट है. जो मेरा रिश्ता पंजाब के साथ है वो इज़ नॉट टू बी टोल्ड, क्योंकि हमारे कितने रिश्तेदार जो है पंजाब में हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चंडीगढ़ पंजाब में है. बट हैविंग सेड दैट, अब इतना जहर जो है लोगों ने फैलाया हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है कि सच्चाई निकल के आएगी. और जब सच्चाई निकल के आएगी, जब आप राष्ट्र हित में बात करते हैं, आप अपने मतलब की बात नहीं कर रहे हैं. जो लोग अपने मतलब की बात कर रहे हैं ना, दे विल बी नोन एज द विलन्स ऑफ दिस एपिसोड. मैंने ज़िंदगी से इतना ज़रूर सीखा है, मैं अपने हित की बात नहीं, मैं राष्ट्र हित की बात कर रही हूँ ना. देयर इज नो वे दीज पीपल कैन डिफीट मी, देयर इज नो वे दीज पीपल कैन ब्रेक माई रिलेशन विद पंजाब. देयर इज नो वे दे कैन. आत्मीय रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है मेरा पंजाब के साथ, पंजाब के लोगों के साथ, इस देश के लोगों के साथ. दे कैन नॉट ब्रेक अस. मैम, आपने शुरू में एक वाकया बताया कि आपको अमेरिका जाना पड़ा, और आपने एक तंत्र बताया उसके पीछे कि जिसकी वजह से आप गई, और फिर कह रही कि इटालियन सरकार चली गई तो फिर आप वापस आई. आपके वर्ड थे. अभी सरकार के जो मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जो देश की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या है वो बढ़ गई है. बीते दिनों में जो डेटा है, 2023 में 2,16,000 थी, 2022 में 2,25,000 थी, और धीरे धीरे बढ़ी. तो उस वक्त भी लोग जाते रहेंगे किन्हीं कारणों से, और अब भी जा रहे हैं. उस वक्त आपने एक सरकार और एक सिस्टम को दोष दिया, ये लोग क्या इस सरकार को दोष दें? ऐसा हो सकता? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. क्या होता है कि जब एक देश जो सिस्टमैटिकली एक गोल की तरफ बढ़ता है, जैसे हमारा, अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने हैं. अब जैसे आपको ये भी देखना पड़ेगा
कि कितने पहले मान लो 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, अब लाखों की संख्या में है। पहले कितने हमारी जो है वो डॉक्टर्स बना करते थे। ये कौन लोग हैं जो जा रहे हैं? क्या ये वो लोग हैं जो डर के जा रहे हैं कि अब देश में जो है एक तरह से करप्शन नहीं रहेगा, अंडरहैंड चीज़ें नहीं रहेंगी? तो क्या ये वो लोग हैं या ये वो लोग हैं जो देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हैं? किस स्थिति से बाहर जा रहे हैं? अब जैसे मेरी फिल्म है इमरजेंसी, ठीक है, मैं चाहूँगी ये देश विदेश में चले, उसके लिए मुझे कहीं जाना पड़े या जो देश, तो ये भी आप सिर्फ डेटा पे नहीं जा सकते। क्या हमारा देश वृद्धि कर रहा है? हर टाइप का लोग होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डरे, कुछ लोग हैं, मैं लोगों को मिलती हूँ, मुझे देखते डर जाते लोग हैं। आपको देख के डर जाते हैं? क्यों? इसमें इस डेटा लोग हैं जो मुझे देखते हैं वो गले लगा लेते हैं, रोने लगते हैं, तुम मेरी बेटी है, तुम उनको क्यों? तो ये तो आपकी वाइब है। अब जब वो इटालियन गवर्नमेंट थी तो मुझे अनसेफ फील होता था, मुझे किसी ने कुछ किया नहीं था। लेकिन जो ये डेटा है मैम, इसमें नीरव मोदी या माल्या नहीं है, इन्होंने देश की नागरिकता छोड़ी नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं जो गए हैं। नहीं तो अगर आज देश जो है, अब मैं आपको सिर्फ ये जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, देश में जो है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आबादी की दृष्टि से भी है देखा जाए तो लो पीपल शुड गो। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि बाहर जाके भारत का झंडा हर जगह लहराइए। और जो लोग गए हैं उन्होंने जो है हर तरीके से जो है भारत का, आई एम श्योर वो देशभक्त लोग भी होंगे जिनको किसी ना किसी मजबूरी से जाना पड़ा होगा। लेकिन अगर भारत का सशक्तिकरण, आज भारत जो है सबसे शक्तिशाली ताकतों में अब आया है, पहले नहीं था, अर्थव्यवस्था अब बना है, आज भारत G20 का नेतृत्व अब करता है, पहले नहीं करता। भारत का प्रधानमंत्री, तो क्रम आएगा G20 में नेतृत्व तभी तो करेंगे, वो तो हर एक साल में एक देश का क्रम। चलिए ठीक है, लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। अगर ये फैक्टर्स आपको मजबूर कर रहे हैं देश तो से छोड़ने के लिए, या ये फैक्टर आपको उत्साहित कर रहे हैं देश से जाने के लिए और देश का जो मैसेज है पूरी दुनिया में ले जाने के लिए, वो तो अब आप उस चीज को जाके डिटेल में जाएंगे तभी बता पाएंगे ना। पर हम तो इस बात से खुश है कि भारतीय जो है, आज आप देखिए, अगर आप यूएस में देखते हैं तो जो सब वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही पार्टियों के भारतीय हैं। आप लंदन में देख लीजिए, हमारे अब नहीं रहे लेकिन भारतीय ही एक ब्रिटेन में वो ही थे। हर जगह भारतीय जो है अपना परचम लहरा रहे हैं। तो ये हमारी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा, एक आप उसको नेगेटिवली क्यों देखते हैं, पॉजिटिवली भी देखिए। क्योंकि आपने कहा कि तब लोगों को छोड़ना पड़ा, इटालियन सरकार आप कह रही हैं बाबा, लेकिन तब थोड़ा ना अमेरिका का नेतृत्व भारतीय लोग कर रहे थे, तब थोड़ा ना ब्रिटेन। ये तो हमारी संस्कृति में, अब तभी तो कहते 14 में हम आजाद हुए हैं, सुनना ही नहीं चाहते। आप आजाद हुई हैं जी, हम लोग 1947 में हो गए थे जी। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा था कि अमित शाह जी ने मुझे बुलाया और पूछा कितनी फिल्में बाकी रह गई हैं। उन्होंने कहा मैंने 20-22 फिल्में साइन कर ली हैं। उन्होंने वो लिस्ट उठा के फेंक दी। तो उन्होंने ये कहा कि खैर मैं अपने नेता की बात मानूंगा लेकिन फिल्म नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तो आप सांसद हैं, राजनीति में हैं, तो क्या फिल्मों में एक्टिंग करने पर कोई प्रतिबंध रहता है या क्या प्रोसेस रहता है आपका कि कैसे फिल्म साइन कर सकते हैं कि आपका काम भी बाधित ना हो और इंडस्ट्री कैसे लाइफ बैलेंस जो हम लोग सुनते हैं? हाँ, मुश्किल तो है, ये बहुत डिमांडिंग जॉब है। टू बी अ पॉलिटिशियन इज़ नॉट ईजी, इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब। और क्या मेरा फिल्मों का काम सफ़र हो रहा है? हाँ, बहुत सफ़र हो रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप देखें, हमारी जो जॉब है, इट इज़ ये हमारी रोजी रोटी नहीं है ना, हम लोग तो सिर्फ जन सेवा में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल होते हैं, हर चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि काम इतना सफ़र होता है, जन सेवा में पूरी तरीके से लगना पड़ता है। तो बैलेंस तो खैर ऐसा नहीं है, पर इस तरह से कहें कि नहीं फिल्में करेंगे तो मर ही जाएंगे, अब ऐसा भी नहीं है। हम साधारण परिवार से आते हैं, साधारण जीवन जिएंगे और क्या। तो सीता द इनकारनेशन आप कर रही हैं? देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। सिस्टर्स ऑफ कामा कर रही हैं, अभी माधवन के साथ एक फिल्म कर रही हैं। अभी फिल्म में जी नहीं, आप नहीं कह सकती, आपने एनडीए साइन किया, मैंने नहीं किया जी। हेलो आखिरी कंगना, सवाल। आपकी जितनी भी फिल्में हैं उसमें आपका कैरेक्टर हमेशा स्क्रिप्ट को आउट परफॉर्म किया है। तो आपको लगता है कि मतलब इंडिया में ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है जो एक फीमेल जो मतलब एक एक्ट्रेस के उस एक अच्छी एक्ट्रेस के लिए लिख पाए? ओवरऑल मुझे लगता है हमारे टेक्नीशियंस, हमारे बहुत सारे लोग मैंने फॉरेन से यूज़ किए, जैसे
सौरभ जी ने भी बताया, मैंने आपको भी बताया कि फॉरेन से बहुत लोग, तो मुझे मन में कई बार ऐसी बात आती है कि जितने भी युवा मुझे मिलते हैं तो वो लोग भी मुझे यही कहते हैं हमें एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। कभी कोई राइटर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट, डायरेक्टर कोई नहीं बनना चाहता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा भी यही एक मकसद है कि इस तरह के काम करके मैं भी लोगों को प्रोत्साहित करूं। आप जैसे यंग बच्चों को आना चाहिए और राइटिंग करनी चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए। सो आई थिंक देन ओनली विल हैव अ गुड फ्यूचर। नहीं तो बहुत अट्रोशियस लेवल पे अभी तो फिल्म मेकिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मतलब अगर किसी को लगता होगा ना कि 80s जो कि एक सबसे गंदा और एक बहुत ही अट्रोशियस फेज था, उसकी भी आप 1000 फिल्में, चाहे दामिनी से ले पता नहीं कितनी फिल्में उठा के बोल सकते क्या क्या बेहतरीन। लेकिन अब तो मैं कहती हूँ क्या नीचे ही नीचे जाते कोई जाते अच्छी फिल्म आई लेटली? खैर अच्छी एक दो की तो आती ही है जैसे? अच्छी। मैंने तो खैर कहाँ मुझे फिल्में देखना मिला इस तरह, पर आएंगी, बट फिर भी आई थिंक वी कैन डू सो मच बेटर। जी। कंगना रनौत जी, आपने इतना समय दिया। देखिए, आपका जीवन, आपकी फिल्में, आपके बयान, आपके विचार सब इतने विस्तृत हैं कि कोई घंटा 1.5 घंटा में उसमें बात नहीं समेटी जा सकती। जैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं आपसे डिप्रेशन को लेके आपका एक बयान बहुत चर्चित हुआ था, दीपिका पादुकोणे पे आपने बोला था, उस पर बात करूं। उर्मिला मातोंडकर पे एक आपका बयान था, या इस बातचीत के क्रम में आपने कहा कि सिर्फ आइटम नंबर करने वाली। पर समय की कमी है, फिर कभी मुलाकात होगी, चलिए, फिर कोई आपकी फिल्म आएगी, कोई बयान आएगा, हमें वक्त मिलेगा आपके साथ चर्चा करने का। आपने धैर्यपूर्वक सारे सवाल सुने, अपने तय जवाब दिए। सहमति असहमति अपनी जगह है, लोकतंत्र की यही खूबी है। और बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप ललन टॉप के स्टूडियो आई। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना है। थैंक यू।